नमस्कार छात्रों। आज 2 जून 2021 वार बुधवार को आज की अपनी अधिगम के आकलन के लिए जो टॉपिक है विषय आधारित अधिगम में, जिसको पूर्व कक्षाओं में हमने प्रयोजना, गृहकार्य, अभ्यास, लघुत्रात्मक, बहुचयात्मक प्रश्न तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। तो आज का अपना जो बिंदु होगा वह है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मूलतः जिसका शाब्दिक अर्थ है निरीक्षण करना या देखना या अवलोकन करना। अवलोकन जो नेत्रों के द्वारा सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत जटिल शैक्षिक परिस्थितियों में जिन विषय वस्तु का हम संपूर्णता के साथ पृथक पृथक इकाइयों के रूप में अध्ययन करते हैं और उसका एक समग्र निष्कर्ष या परिणाम हमारे सामने आता है, जो डाटा आता है उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष ले सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं। अवलोकन एक अनुसंधानकर्ता नियमित रूप से जो चर और अचर दोनों इकाइयाँ होती हैं उनके ऊपर आए समूह के साथ वह दैनिक जीवन या उससे दूर से बैठकर भी उनका सामाजिक एवं व्यवहारगत जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको देखना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना ही ऑब्जर्वेशन या अवलोकन कहलाता है। अवलोकन के प्रकार यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप्स हम निम्न प्रकारों के रूप में हम दे सकते हैं। पहला प्रकार जो आता है वो अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन से तात्पर्य मूल रूप से जो बात की जाती है कि जो हमें ज्ञात करना है एक अनुसंधानकर्ता को, उसमें जिन व्यक्तियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है उन्हीं व्यक्तियों को उनको अवलोकन करना है, चाहे वो प्राकृतिक अवस्था हो चाहे अन्य अवस्था हो। वह किसी बाहरी तत्व को, उसकी समस्त क्रियाएं उसे कहीं प्रभावित नहीं कर पाती क्योंकि वह स्वयं अनियंत्रित है और अनियंत्रित को अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार उसका अवलोकन किया जाता है। दूसरा है नियंत्रित अवलोकन यानी कि कंट्रोलाइजेशन ऑब्जर्वेशन। नियंत्रित अवलोकन में ये अनियंत्रित का जस्ट उल्टा भाग है। इसमें जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ व्यक्ति की जो नियंत्रण से परे जो होती है उनको सभी को हम एक साथ एक सूत्र में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके उसके पश्चात ही उसका अवलोकन किया जाता है। ये घटना पर नियंत्रण के आधार पर भी होता है और दूसरा है व्यक्ति के नियंत्रण के आधार पर। ये दो रूपों में होती है। तीसरा होता है सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। सहभागी ये किसी के सहयोग से जो व्यक्ति जिन अनियंत्रित या नियंत्रित चरों को या छात्रों को या व्यक्तियों को उसके परिस्थितियों के आधार पर, उस घटना के आधार पर, उस प्रसंग के आधार पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निहित इच्छा के उसको साथ में लेते हुए उसकी स्थितियों परिस्थितियों को सभी का अवलोकन करना, ये सहभागी अवलोकन होता है। ये व्यक्तिगत न होकर दूसरों को साथ में लेकर सहभागी के रूप में, सहयोगी के रूप में एक अवलोकन करता दूसरे अवलोकन का साथ लेते हुए समूह सदस्य बनाते हुए उस स्थिति परिस्थिति, उस प्राकृतिक अवस्था का जो छात्र कक्षा में देता है वह किसी एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत व्यू न आकर अपने साथी के माध्यम से उसका व्यू लेकर उसका मूल्यांकन करना, वह सहभागी अवलोकन कहलाता है। फिर असहभागी अवलोकन अगला जो प्रकार है नॉन पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। अब इसमें जस्ट जो सहभागी है उसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता और यह
जिस समुदाय या जिस समूह या छात्र समूह का अवलोकन किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है, उसमें वैज्ञानिक भावना को ध्यान रखते हुए और व्यक्तिगत ढंग से उसका अवलोकन करना पड़ता है, जिसमें उसकी इच्छाएं उसका साथ नहीं होता है। वह दूर से ही उसको अवलोकन करता है और उसकी गहराई में जाने से बचता है, क्योंकि वह दूर से ही अवलोकन करेगा। वो सामूहिक जीवन का जो अनुसंधान करता होता है, वो प्रवेश के बजाय उसे दूरी बनाकर उसका अवलोकन करता है, क्योंकि नॉन पार्टिसिपेट है वहाँ, उसमें कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा, तो वहाँ की जो तात्कालिक स्थिति परिस्थिति है उसके बारे में वो जान नहीं पाता। फिर अगला है अर्ध सहभागी, जिसमें सेमी पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन। अर्ध सहभागी जो ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो अनुसंधान करता होता है वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि उस अनुसंधान में वो खुद कोऑपरेट करे या नॉन कोऑपरेट करे, या वहाँ जाकर उसका अवलोकन करे या वो दूर बैठ के उसका अवलोकन करे। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और जिनका भी वो अवलोकन कर रहा है, बिना किसी सूचना के जा सकता है या सूचना दे के जा सकता है। ये उसके अनुसंधान करता है कि इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक अगला जो प्रकार आता है अनुसंधान का, वो होता है समूहभागी अवलोकन। समूहभागी अवलोकन जो होता है वो मूल रूप से सभी को साथ में लेते हुए अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों का सुंदर मिश्रण होता है उसमें, क्योंकि केंद्रीय व्यक्ति जब उसका अवलोकन किया जा रहा है तो उस अवलोकन में वहाँ नियंत्रित चरों को भी साथ में जोड़ा जाता है और अनियंत्रित चरों को भी साथ में जोड़ा जाता है, और इसी आधार पर दोनों का सामूहिक रूप से उसमें सम्मिश्रण करते हुए उसका अवलोकन किया जाता है। फिर अगला आता है अवलोकन की उपयोगिता। अब क्या उपयोगिता है? दिस यूटिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन की जो उपयोगिता आ रही है उसका मूल रूप से ये पता लगता है कि हमें किस समस्या का चयन करते हुए उस पर अवलोकन करना है या अनुसंधान करना है। फिर हम यह तय करना है कि अनुसंधान के विभिन्न माध्यम क्या हैं, उनके साधन जो टूल्स हैं वो क्या हैं। फिर हम अनुसंधान करते हैं, उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो होती है उसके अवलोकन के माध्यम से हम अनेक तथ्यों की प्राप्ति करते हैं, तथा इस अवलोकन के माध्यम से प्रत्यक्ष पद्धति होती है, प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड, उसके माध्यम से हम व्यक्ति के निजी गुणों की, उसकी गुणवत्ता की तमाम जानकारी हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम छात्र के अन्य भाषाई या जो अशिक्षित उनके अभिभावक है उनके बारे में भी जान सकते हैं, छात्रों की जो ज्ञानात्मक स्थिति है उसके बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ हम छात्रों के विद्यालय और विद्यार्थी जीवन, उनके शिक्षकों की प्रत्यक्ष गतिविधियों के बारे में जानकारी हम अवलोकन विधि के माध्यम से लेते हैं। साथ साथ हम सब जिस समस्या को लेकर अनुसंधान करते हैं, जैसे क्रियात्मक एक्शन रिसर्च में जो भी ये जो एक्शन मेथड होता है, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान होता है, तमाम उसमें विद्यार्थी के शिक्षक और उनके अभिभावक, उसका पारिवारिक वातावरण, हर तरीके से छात्र के परिधि से जुड़े हुए तमाम तथ्यों को संकलित करते हैं, उन पर अनुसंधान किया जाता है। ठीक इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन में भी यही होता है। कम समस्या के चयन का परिणाम, हम उसकी जो परिणाम होता है उस चयन की विविधता के आधार पर हम उसके निष्कर्ष को हम तैयार करते हैं। फिर उसी के आधार पर हम उस विद्यार्थी के व्यवहार, उसके समूह में जुड़े हुए वातावरण को ध्यान रखते हैं, उसके प्रत्यक्ष विधि और उसके ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना उसका एक अनुसंधान का पार्ट है। फिर बात आती है कि हमें अवलोकन में कठिनाइयाँ क्या आती है, क्या समस्या होती है। पहला तो सबसे पहली बात है कि मानव का व्यवहार जो होता है वो परिवर्तनशील है। दूसरी बात है कि विषय उपलब्ध होने पर भी हमें जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती, जिससे अवलोकनकर्ता के मन में व्यक्तिगत जो द्वेष आ जाता है, क्योंकि वो अवलोकन करना चाहता है लेकिन अवलोकनकर्ता सामने वाले छात्र के या किसी व्यक्ति का अवलोकन कर रहा है, वो उसके संबंधित विषयगत पूरी जानकारी नहीं दे पाता, जिसके उसके मन में हल्का सा द्वेष आ जाता है। फिर ये आवश्यक नहीं है कि हम जिस परिस्थिति में उसका अवलोकन करना चाहते हैं वो विषय उसमें उपलब्ध भी हो, ये भी जरूरी नहीं है कि हम जिसका अवलोकन करना आए हैं लेकिन वो विषय वहाँ उपलब्ध है या नहीं, ये भी तय नहीं। फिर बात आती है उत्तम अवलोकन के मुख्य तत्व क्या होना चाहिए। मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। उत्तम अवलोकन, जो एक अच्छा अवलोकन होगा
उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए। पहला तो होता है पूर्ण नियोजन। हमें जिस अवलोकन को तैयार करना है तो उसके पहले पूरी जानकारी, उसकी योजना बना लेनी चाहिए कि हमें सबसे पहले उसका कौन सा व्यवहार आवश्यक है, न्यायाधीश कौन सा, अवलोकन का क्षेत्र कौन सा, समय सीमा कौन सा, उसका उपकरण क्या है, उसके प्रशिक्षण क्या है, उसे विशेष परिस्थितियों में किसकी व्यवस्था करनी है, सारे उसकी पूर्ण तैयारी और नियोजन है। फिर दूसरी बात आती है सुनिश्चित नियोजन। सुनिश्चित नियोजन की बात आती है, जब हम नियोजन करने जाते हैं तो उसके नियोजन की एक पहली रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि हम वहाँ जाके उन पर करेंगे क्या। तो पहले लेखन उपकरण उपस्थित हो लेने चाहिए, प्रत्यक्ष उपकरण जो अनेक बार उसको अवलोकन करना पड़ेगा, व्यवस्थित परिस्थिति और वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा, बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। साथ साथ विशेष प्रक्रिया में विशेष पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये तमाम बिल्कुल ध्यान। फिर पूर्ण लेखन, यानी कि जो हम अवलोकन करने हो तो उसको लेखन कला के साथ साथ उसको लिखने के माध्यम से उसका एक डाटा तैयार करना पड़ेगा ताकि हम उसके निष्कर्ष पर पहुँचकर उसका परिणाम निकाल सकें। फिर वैज्ञानिक एनालिसिस करना, वैज्ञानिक विश्लेषण की जब बात करें, साइंटिफिक एनालिसिस की बात की जा रही कि जो डाटा हमें संग्रहित करेंगे उस संग्रहित डाटे को हम सारणीबद्ध करके उसके व्यवस्थापन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल कर उसके उचित परिणाम की आकांक्षा रखेंगे। इस तरीके से हम अवलोकन को छात्रों के एक विषयगत आधारित अधिगम उपकरणों के रूप में हम बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानते हैं। तो आज छात्रों, आज का प्रकरण यहीं तक था। फिर कल नए प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।